हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस रिवीजन कोर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। कहते हैं अगर इस सब्जेक्ट में आपको अच्छी कमांड हासिल करनी हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर अच्छा स्कोर लाना है और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो आपको करंट अफेयर्स पर भी आपको साथ में पकड़ बनानी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई सारे अभ्यर्थियों को इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने में ही दिक्कत आती है, चाहे वो यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हो या फिर शेयर मार्केट से, या फिर बात करें यहाँ पे एचआरडी के टॉपिक से लेकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट तक। कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जो आपको पढ़ने में भी यहाँ पर और पढ़ के साथ साथ उसको समझने में काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप इंडियन इकोनॉमी आज से जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए इतनी आसान होगी कि आपको कोई भी समस्या, कोई भी बदलाव, कोई भी इफेक्ट आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां तक कि उन टर्मिनोलॉजी का आप अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। घर के बजट से लेकर के शेयर मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, किस बदलाव के कारण क्या आप पे प्रभाव पड़ने वाला है, वो सिर्फ ना परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आगे आने वाली लाइफ में हर समय आपको इस इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। ये समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको क्लियर करेंगे और एग्जाम में यहाँ पे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको तैयार करेंगे। इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि आपको यहाँ पे इकोनॉमी आज के बाद कभी टफ नहीं लगेगी। चाहे आपने इससे पहले यहाँ पे इकोनॉमी पर अच्छी पकड़ बना रखी है या नहीं। जिसको इकोनॉमी आती है उसके लिए भी और जिसको नहीं आती है उसके लिए भी इकोनॉमी हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें तैयार कैसे करनी है उसके लिए हमें समझना है कि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, क्या कुछ पढ़ के जाना है इस एग्जाम के लिए, इसका वेटेज कितना है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको इकोनॉमी को लेकर के देखा जाए तो क्या कुछ आपके क्वेश्चन के जो ट्रेंड रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला हुआ है, ये नए ट्रेंड के आधार पे आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, रिवीजन करते समय यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज होती है बेसिक्स। अगर आपके बेसिक क्लियर कर दिया है कि आपको एक फंडामेंटल आपको जितना बेस तैयार कर दिया जाए तो उसके माध्यम से चीजें आपको करनी आसान हो जाएंगी। तो चलिए आपको सबसे पहले आपको समझाएंगे कुछ चीजों के बारे में, सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे घर पे भी आपको कैसे पढ़ना है। उससे पहले आप सभी को देखिए बता देता हूं कि आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का आप सभी अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे अगर आप जुड़े रहे हुए हैं तो आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। आगे के जितने भी क्लासेस यहाँ पर हैं सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस देखिए मेरे पास भी है, यहाँ पर आपको पीछे भी आपको मेरे दिया हुआ है। और आपको एक चीज और भी देखनी है, ऑफिशियल जो आपको सिलेबस है जो कि आपकी यूपीपीएससी के वेबसाइट्स पर उपलब्ध है वहां पर जाकर के डाउनलोड करना है। उस सिलेबस में ये देखना है कि आपको जीएस का सेक्शन में आपको इकोनॉमी क्या दी हुई है, वो मैं आपको अभी वैसे भी डिस्कस करूंगा, डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वही सबसे पहले हम आपको देख लेते हैं। तो सभी अभ्यर्थी सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिए आपका यूपीपीएससी का ये आपका सिलेबस है, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर आपको सिलेबस इसमें दिया हुआ है। यही मेरे पास यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी जरूर अपने पास रखिए ताकि जब आपकी पढ़ाई हो रही हो उसको वहाँ पर साथ साथ देखते चलिए कि आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है जो आपका सिलेबस, यहाँ पे आप डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि यहाँ पर आपको इकोनॉमी के अंतर्गत आपको पढ़ के जाने हैं। यानी कि आपको देखा जाए कि इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कुछ पर चेंजेस आए हैं, क्या कुछ नए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्या कुछ बदल रहे हैं आर्थिक से लेकर के सामाजिक स्थिति तक। लेकिन यहाँ पर इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक और सब टॉपिक्स पढ़ने, क्योंकि यूपीपीसीएस के इस सिलेबस में आपको 2 लाइनें लिख दी गई हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पीवाईक्यू देखते हैं तो वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट के टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड होकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो कैसे पता चलेगा सर इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये एक बड़ी दुविधा है। और इसी दुविधा का समाधान जो है हम आपको एक डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। और ये जो सिलेबस है ये आपको ऐप पे यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप भी इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पर ये आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए हुआ क्या है, आपको सिलेबस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की ये डिटेल जो सिलेबस है ये यहाँ पर आपको शुरू होता है।
जिसमें आपको पहला यहाँ पर खंड दिया हुआ है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर इससे पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको ये बताना जाए कि आपको अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, जैसे कि आपको आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं क्या होती हैं, कि आपको पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब क्या है, कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हों। ठीक है, तो ऐसे यहां पर गुण क्या है, तो उसमें पूंजीवादी को समझा जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है वो समझा जाएगा, इकोनॉमी क्या होती है तो यहां पर उसके बारे में हम समझेंगे कि बाजार की जो गतिविधियां हैं, कौन कौन सी गतिविधियां उसमें शामिल होती हैं, किस तरीके से बाजार का संचालन होता है, सरकार की क्या भूमिका होती है, पॉलिसीज कैसे होती हैं, डिमांड और सप्लाई का यहाँ पर गेम क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन जनरेशन कैसे होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इससे बहुत सारे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यहाँ पर फिर आर्थिक क्रियाएं शामिल हो जाएंगी। आर्थिक क्रियाएं जैसे कि उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है। तो इनका यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, इनका मतलब क्या होता है, उसको एग्जाम्पल से भी समझते चलेंगे। आर्थिक विकास के चरण हो गए, भारत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर हम ज्यादा थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो चीजें यहाँ पर आपको परीक्षा में ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, उसको यहाँ पर हो सकता है या तो डिस्कस हम कम करेंगे, जो क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जहां से आपको ज्यादा आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, उसको डिटेल से किया जाएगा। जो चीजें हो सकता है जिसे बहुत पूछा ही नहीं जाता है, सिलेबस का हिस्सा आपको या कई बार बुक्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टॉपिक्स दिए होते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर आपको एग्जाम पर वहां पे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हो सकेगा कि हम यहाँ पर इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब एक सवाल इसमें और जुड़ जाता है ना, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय को लेकर के। राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको अगर ये सवाल है कि सर ये कहां से पता चलेगा कि इकोनॉमी में क्वेश्चन आ कहां से रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका नहीं ज्यादा है, तो देखिए ये एक बुक है। इस बुक को अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो सभी अभ्यर्थियों को इस बुक को लेना है। बुक देखिए यहाँ पे है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से है, विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। इसमें आपको 8 विषय, 15 उपविषय, 300 प्लस टॉपिक है, 1500 प्लस सब टॉपिक्स हैं। इस बुक को जब आप लेंगे तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो जानकारी दी गई है। जैसे आपको इकोनॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मैंने आपको कहा कि इकोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, तो यहाँ पर आपको अनुक्रमणिका में जाइए, और मैं आपको बताता भी चलता हूँ इस बुक में लेकर के। अनुक्रमणिका में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, यहाँ पे आप 569 पेज पे लिखा हुआ है, सीधे 569 पेज पे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है, जो प्रीवियस यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हैं, क्या क्या पूछा गया है, कब कब पूछा गया है, उसके बारे में है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये सूची है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ, ये है आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, जो 2025 से लेकर के 2015 तक है, वो उसका एक डिकोड यहाँ पे किया गया है, एनालिसिस किया गया है, किस टॉपिक पर आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस वर्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ पर पता चलता है। तो एक तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक टॉपिक के बारे में जितनी भी सारी चीजें हम इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, उन सब का यहाँ पर पूरी अनुक्रमणिका दी हुई है। करीब ऐसे यहाँ पे 39 टॉपिक दिए हुए हैं जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और इन 39 टॉपिक्स को अगर हम देखें 2025 से 2015 तक, ऐसा नहीं कि सारे सभी टॉपिक हर वर्ष पूछे गए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कई साल लगातार पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं कभी कभी पूछे गए हैं, तो वहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे योग दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आप देखेंगे अनुक्रमण का योग दिया हुआ है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक में से यहाँ पर पिछले 10 से 11 सालों कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वैश्विक संगठन को लेकर के, वैश्विक सूचकांकों को लेकर के करीब 26 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 2025 से 15 तक। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आपको देखें, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था, यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपको यहाँ पे देखिए, आपको भारत में नियोजित विकास नीति आयोग को लेकर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर आपको भारतीय कंपनियां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 10 क्वेश्चन इसमें हैं, ये आपको देख लेना है।
इससे यहाँ पे जो मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूं, इससे पता चलेगा कि देखिए आपको हर टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए, किस वर्ष पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन को यहाँ पर आपको जब करते चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको पीवाईक्यू लगानी है। तो इस बुक को लेना ही नहीं है, जैसे कि आपको एक काम और इसमें करना है कि जैसे मैं जो टॉपिक आपको बताता चलूंगा, पढ़ाता चलूंगा, समझाता चलूंगा, और जैसे आज के लेक्चर में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आपको जाना है उसी टॉपिक का जो पीवाईक्यू इसमें दिया हुआ है उस पीवाईक्यू को यहाँ पे हल कर लेना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की क्लास हो जाएगी और साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू भी आपको डिस्कस के साथ साथ कैसे क्वेश्चन पूछा है वो भी आपको क्लियर होता जाएगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय पे। समझ में आ गया बुक के यहाँ पे रोल क्या है, बुक कैसे यहाँ पे यूज करनी है और पीवाईक्यू यहाँ पर साथ साथ आपको करना है। राष्ट्रीय आय में देखिए तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा समझनी कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसमें कुछ सूचकांकों के बारे में डिस्कस की, जीडीपी क्या है, जीएनपी से कैसे अलग है, फिर एनएनपी क्या है, एनडीपी से कैसे अलग है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये कुछ प्रमुख सूचकांकों को हम यहाँ पर सूचकांक कह लीजिए, यहाँ पर आपको उसके संबंधित कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसको लेकर के देखा है कई बार चर्चा का विषय भी रहता है। हर यहाँ पर आपको देखा है तो भारत की जीडीपी को वैश्विक यहाँ पे जीडीपी के साथ तुलना करने को लेकर भी आपको कई सारे डेटा आते रहते हैं, तो करंट में भी काफी चर्चा का विषय ये टॉपिक रहता है। तो हम ये भी करते चलेंगे, लाइक कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, करंट में अगर कुछ कोई भी टॉपिक रहा है जो चर्चा का विषय रहा है उस टॉपिक को भी हम साथ साथ करते चलेंगे। फिर आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। इसमें उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों के अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं। कौन सा सबसे अच्छा होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, इनका तरीका क्या होता है, ये इसमें समझने का प्रयास होगा। फिर नाम मात्र या नॉमिनल और रियल यहाँ पे जीडीपी क्या होती है उसको समझना है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां यहाँ पे समझनी है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे कौन करता है, एनएसओ की यहाँ पे क्या भूमिका होती है उसके बारे में समझना है। तो ये पूरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय को लेकर के है आपका दूसरा। तीसरा यहाँ पर आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को लेकर के, यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की बात की जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, वो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है। फिर यहाँ पर देखना है कि आपको इसमें अंतर क्या होता है। जैसे गुणात्मक और परिमाणात्मक दो चीजें आती हैं। जब गुणात्मक या परिमाणात्मक दोनों चीजों के बारे में, परिमाण का मतलब जहां संख्या के आधार चीजों की गणना कर दी जाए। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम है, इनकम जो होती है वो गिनी जा सकती है, संख्या है, ठीक है, कि 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, 2 लाख, जितनी भी इनकम है गिनी जा सकती है, तो इसको ग्रोथ कहा जाता है, जिसकी गणना और इसके साथ साथ जहां पे संख्या के साथ साथ आपको स्टेटस और लाइफस्टाइल में भी आपको गुणात्मक परिवर्तन आता है, उसको यहां पर देखा जाए तो विकास की बात की जाती है। ठीक है, तो यहां पर कैसे यहां पर बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास अगर 10,000 रुपए है और किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो 10,000 वाला जो व्यक्ति है वो कितना क्या खरीदेगा, क्या खाएगा, क्या यहाँ पर पहनाएगा, किस तरीके की शिक्षा यहाँ पे दे पाएगा, और जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो किस तरीके की एजुकेशन होगी, किस तरीके के कपड़े पहनेगा, किस तरीके की लाइफस्टाइल होगी, वो यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो इसकी बात यहाँ पर किया है, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, खान पान, रहन सहन, उसमें जो यहाँ पर गुणों में अंतर आता है उसको इसमें रखा जाता है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि यहाँ पे दोनों के कॉन्सेप्ट को और डिटेल से यहाँ पर क्लास में हम समझेंगे। फिर इसी के अंतर्गत कुछ सूचकांक आते हैं, जैसे HDI हो गया, GII हो गया, MPI हो गया, PQIL हो गया, इनको समझेंगे। फिर आता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बात की जाती है। अब भारत में आर्थिक विकास की चुनौतियों का डिस्कशन किया जाता है, ये भी हम आपको आराम से एकदम सरल भाषा में इन सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा खंड आज शुरू होता है। दूसरा खंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और नियोजन को लेकर के है। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास हुआ, यानी कि औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की कई सारे उद्योग, कारीगरों और चीजों को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया, और एक ब्रेन ड्रेन वाली एक यहाँ पे चीजें थी कि यहाँ पर अच्छी चीजों को वो ले करके कच्चा माल जो होता था ले जाते थे, ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियों बनाते थे, और उसके बाद जो आपको द्वितीयक उत्पाद बनता था उससे महंगे दाम पर आपको भारत में आकर बेचते थे। तो इससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, कारीगर थे, उद्योग थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पर चरमरा गए, खत्म हो गए। फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, LPG सुधार, ये सब पढ़ना है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई, योजना आयोग और नीति आयोग की भूमिका आती है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद LPG सुधार आता है, जिसमें हम बात पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, इसके अंदर क्या क्या अवधारणाएं आती हैं, उसका यहाँ पर मतलब क्या है, भारत के अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा है, वो सारी चीजें। तीसरा यहाँ पर आता है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। एग्रीकल्चर को देखें तो भारत में कृषि जो है उसकी विशेषताएं क्या है, एग्रीकल्चर की विशेषताएं क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था का भारत में योगदान क्या है,
कृषि की समस्याएं क्या है, जैसे कि मानसून, कभी बहुत बारिश हो रही है, कभी मानसून आया ही नहीं तो सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ की समस्या है, कभी कीट लग जा रहे हैं, कभी यहाँ पे उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, वेयर हाउसिंग की समस्याएं हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर कृषि के सुधारों की आवश्यकता क्या है, किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर क्या कर सकते हैं। हरित क्रांति और कृषि प्रौद्योगिकी, काफी सारा क्वेश्चन देखे जाए तो आपको इन क्रांतियों पर बेस्ड आता है कि यहाँ पर आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हरित क्रांति को लेकर के आपको काफी चर्चा का विषय रहता है। श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध से आपको रिलेट करती है। नीली क्रांति यहाँ पर आपको ब्लू, आपको मछली उत्पादन को लेकर के है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारी चीजों के बारे में हम पढ़ाएंगे। फिर कृषि विपणन और मूल्य नीतियां, जैसे कि आपको कई बार चर्चा का विषय बनता है कि सरकार ने, जैसे कि धान का सीजन शुरू हुआ, या कहें कि खरीफ का या रबी का सीजन आता है, सरकार एमएसपी घोषित करती है फसलों को लेकर के, इस वर्ष की यहाँ पे खरीद की एमएसपी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एमएसपी क्या होती है, फिर कृषि उपज मंडी समिति का क्या रोल है, फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, तो इनके बारे में आपको आसान भाषा में समझाएंगे और उसको यहाँ पर परीक्षा उपयोगी कैसे है उसको भी समझेंगे। फिर आता है कृषि योजनाएं एवं ग्रामीण विकास को लेकर के, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, कृषि सिंचाई योजना हो गई, राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना। एक चीज समझते चलिएगा, देखिए इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी करंट रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे योजनाएं आप काफी सारी इसमें देख रहे हैं, काफी सारे जो स्टार्ट होंगे वो हर साल यहाँ पर आपको कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करना है तो करंट आपका बहुत अच्छा अपडेट होना चाहिए। एक चीज और समझ रहे हैं, आपको इसके साथ साथ बता देता हूं कि यहां पर सिर्फ आपको जीएस पढ़ के अगर आप सोच रहे हैं कि आपका इकोनॉमी पे आप अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से इकोनॉमी पर कमांड हासिल नहीं की जा सकती है। आपको ये भी क्लियर करना होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे करंट के बारे में कितना परिचित हैं और कितना यहाँ पर अप टू डेट है, तभी आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और सभी तरीके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसका एक रीजन ये भी बता दो कि नया ट्रेंड यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, ये अभी तक आपको यूपीपीएससी ऐसा नहीं करता था लेकिन अब करने लगा है। क्या करने लगा है कि वो यहाँ पर क्वेश्चंस को सिर्फ स्टैट बेस या सिर्फ करंट बेस जो बनाता था पहले, अब उसने क्या कर दिया है, मिक्स करना शुरू किया। मिक्स कैसे कर रहा है कि उसने करंट और स्टैट के दोनों पोर्शंस को मिला के 4 ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है और करंट का पोर्शन आपका अप टू डेट नहीं है तो आप वहां पे गलत करके आओगे, आप क्वेश्चन आता हुआ गलत कराओगे। तो ऐसी चीजों में यहाँ पे दोनों को लेकर के चलना है, करंट भी और स्टैटिक्स भी, तभी यहाँ पे इकोनॉमी पर एक अच्छी कमांड आप हासिल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इकोनॉमी में अप टू डेट रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने सिलेबस पे। अब आप बात यहाँ पे देखिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र को लेकर के हैं। औद्योगिक विकास भारत में समय समय पर हुआ, इसके लिए सरकार पॉलिसी बनाती रही। पहली बनाई 1948 में, फिर बनाई 1956 में, फिर बनाई 1991 में, और भारत में औद्योगिक विकास की इन प्रवृत्तियों को भी इसमें समझना है। एमएसएमई और स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी अवधारणा स्टार्टअप इंडिया पहल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्यमिता विकास को लेकर अब तक क्या कुछ पहल हुई है, इसके तहत किस तरीके के यहाँ पे सरकार सब्सिडी दे रही है, क्या प्रोत्साहन दे रही है, इससे अब तक भारतीय व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या फायदे हुए हैं, वो देखेंगे। फिर सेवा क्षेत्र के बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपका सेवा क्षेत्र क्या है, जीडीपी में योगदान क्या है, आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या रोल है, और डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसकी समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आखिर उसका मतलब क्या है। देखिए सब कॉन्सेप्ट है और इसके तहत जो वर्तमान की घटनाक्रम डेवलप हुई हैं उनको बस पता रहना चाहिए। फिर कुछ टॉपिक आते हैं जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपके सिलेबस में लिखा है ना आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र में क्या आता है, गरीबी। गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, अवधारणा, विधियां, उन्मूलन के कार्यक्रम पढ़ना है। जैसे कि आपको होता है एक प्रच्छन्न गरीबी होती है, एक चक्रीय बेरोजगारी होती है, एक यहाँ पे घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की बेरोजगारी होती है, हर बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है या छिपी हुई बेरोजगारी भी आप इसे कह सकते हैं, इसको क्लियर करते हैं। बाकी हम एग्जाम में आपको जब आपको चीजें को यहाँ पर पढ़ाएंगे इकोनॉमी को, उसमें बताएंगे। देखिए छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए 5 लोग हैं, खेती किसानी में लगे हुए व्यक्ति हैं, 5 लोग मिल करके एक यहाँ पर मान लेते 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में यहाँ पर फसल का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद यहाँ पर अगर मान लेते हैं वो आपको 10 कुंटल, 5 कुंटल जो भी है, एक मानक 10 कुंटल का ले लेते हैं कि 10 कुंटल मान लीजिए कोई फसल का उत्पादन करते हैं। 5 लोगों ने मिलकर 10 कुंटल का उत्पादन किया, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर हम क्या करें कि उनमें से 5 में से एक व्यक्ति को हटा देते हैं, एक व्यक्ति को हटा देते हैं, बचते हैं 4। अब 4 लोग मिलकर भी उतने ही बड़े क्षेत्रफल में उत्पादन करते हैं और वो भी आपको निकलता है 10 कुंटल। यानी 4 लोगों ने मिलकर भी सेम क्षेत्र में यहाँ पर खेती की तब भी 10 कुंटल निकल रहा है, और 5 लोगों ने मिलकर की तब भी यहाँ पे 10 कुंटल निकल रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति संसाधन के हटा जाने से आपके उत्पादन पर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी चीज़ों को, गरीबी हो गई, बेरोजगारी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गए, बेरोजगारी के यहाँ पे अवधारणाएं, प्रकार और सारी चीज़ें हो गई, तो इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा का टॉपिक हो गया, रोजगार सृजन की नीतियां हो गई। खाद्य सुरक्षा आपको देखा है सरकार के द्वारा एक बड़ी योजना चलाई जा रही है जिसको हम पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई। पोषण अभियान हो गया, मिड डे मील जैसे प्रोग्राम को उसमें शामिल किया गया है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। बफर स्टॉक की यहाँ पे पॉलिसी अपनाई गई है कि सूखा बाढ़ की स्थिति में सरकार के पास अनाज होना चाहिए ताकि यहाँ पे किसी विकट की स्थिति में उसको सप्लाई किया जा सके। तो इन सारी पॉलिसी को इसमें समझेंगे, है ना। अगला आता है मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। देखिए, मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली जो होती है, यहाँ पर मुद्रा का समझना है सबसे पहले कि मुद्रा का कार्य क्या है। जैसे कि आपको कागजी मुद्रा होती है, प्लास्टिक मुद्रा होती है, आपको कॉइन मुद्रा यहाँ पर आपको देखा है तो धातु मुद्रा होती है। तो अलग अलग तरीके की मुद्राएं होती हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली क्या है, बैंकों का वर्गीकरण क्या होता है, कि आपको जैसे व्यापारिक बैंक हो गए, सार्वजनिक बैंक हो गए, ठीक है, प्राइवेट बैंक या निजी बैंक भी आपके होते हैं। तो अलग अलग तरीके के बैंक क्या है, इनका रोल क्या है, इनको कौन मान्यता देता है, उसके बारे में। फिर भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गठन, संरचना, कार्य और मौद्रिक नीति बनाने का रोल। मौद्रिक नीति जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या रोल होता है, इससे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, कब कब बनाई जाती हैं, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसी यहाँ पे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, सेडबी हो गई, एक्सिम बैंक हो गया, वित्तीय समावेशन को लेकर काम करने वाली संस्थाएं हो गई। पूंजी बाजार फिर आता है, जिसमें पूंजी बाजार के अंतर्गत सरकार के द्वारा यहाँ पर शेयर बाजार और से खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं हो गई, सेबी हो गया, एनएसई और बीएसई के कॉन्सेप्ट हो गए, जो कि आप सुनते हैं ना। शेयर बाजार आज 500 अंक टूट गया, शेयर बाजार आप 1000 अंक चढ़ गया, सेबी के द्वारा देखा है इस कंपनी के यहाँ पे लोअर सर्किट लगा दिया गया। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट, जो चर्चा रहती है, तो वो जो आपको आए दिन न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़ में यहाँ पे सुनते हैं ना, वो सब इसी में पढ़ने वाले, एनएसई, बीएसई, शेयर मार्केट, वो सारा कॉन्सेप्ट। फिर आता है सार्वजनिक वित्त को लेकर, राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। सरकार की जो बजटिंग पॉलिसी होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। हर साल बजट लाती है, इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत करती है, राजकोषीय नीति बनाती है, घाटे की स्थितियों को कम करने के उपाय अपनाती है, वो सारा कुछ। फिर कर व्यवस्था, आप जो भी इनकम जनरेट करेंगे, कल को जॉब लग जाएगी, आपकी सैलरी आने लगेगी, सरकार कहेगी भाई जो आप कमा रहे हो उसमें आपको इनकम टैक्स भरना है, टैक्स भर दो। फिर खाने पीने जाना है, जीएसटी भरना है, घूमने फिरने जा रहे हैं, जीएसटी भरना है। तो वहां पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस भरने होते हैं। तो भारत की कर प्रणाली और कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में समझेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका ढांचा पढ़ेंगे, उसके परिषद, जीएसटी परिषद का क्या रोल होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, उसका किस तरीके रोल आउट होता है, ये सारी चीजें। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, यहाँ पे आपको एक चीज और आपको बता दूं, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड जो है काफी बदला है। अब क्वेश्चन जो पूछने की प्रकृति जो है वो बदली। अगर इस पुस्तक को आप लेते हैं तो यहाँ पे इस पुस्तक में इसके बारे में भी आपको जानकारी, वो भी ज्यादा नहीं, आपको पहले यहाँ पर आप जब पेज आपको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है उसका ट्रेंड पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो बदला है। बदला क्या है, 4 चीजों पे गौर करता है। एक तो चीज मैंने आपको बताई कि करंट और आपको स्टैटिक को रिलेवेंट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछने लगा है। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे आपको दिया है यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सफलता की वैज्ञानिक रणनीति, और इसका जो दूसरा यहाँ पर आपको भाग 1 इसमें दिया हुआ है यूपीपीएससी प्रीलिम्स का वर्तमान स्तर। इसमें आपको 4 चीजें बताएंगे। प्रश्न पत्र की लंबाई और सृजनात्मक जटिलता बढ़ी है, यानी कि प्रश्न जो होते हैं बड़े बनाए जाने लगे हैं। कथन उपकथन करके 4-5 ऑप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ विश्लेषण या एनालिसिस प्रश्न आ रहे हैं। कथन आधारित प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको बताया गया है कि आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए, परीक्षा कैसी है। तो एक स्ट्रेटजी का डिस्कशन भी इस बुक में आपको दिया हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, हम जो पेपर यहाँ पर आपको तैयारी कर रहे हो ना इकोनॉमी के नए ट्रेंड के आधार पर सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। यानी कि बदलते हुए स्वरूप के आधार पर चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना है कि भाई जीडीपी का ये कॉन्सेप्ट है बस,
बल्कि यहाँ पे क्योंकि उन्होंने एनालिसिस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझना है कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया है कि विदेशी व्यापार क्या है, निर्यात आयात आप किस देश के साथ कर रहे हैं, उसका बाय प्रोडक्ट कौन कौन से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, कितना यहाँ पर आपको वित्त के स्तर पर हमने कितने रुपए का, कितने करोड़ रुपए का यहाँ पे आयात किया, कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया, सबसे ज्यादा किसके साथ करते हैं, सबसे कम। तो कई सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे एक जानकारी यहाँ पर जरूरी नहीं। जितना ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, डिटेल समझेंगे, डीप एनालिसिस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कथनों को भी यहाँ पर समझना है, किसी ने ये कहा है इसका मतलब ये होता है, क्या इससे इंटरलेट करता है, ये चीजें भी आपको इकोनॉमी में हम करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, है ना। इसी के साथ साथ जैसे व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, उसमें आपको वो भी देखेंगे। फिर विनिमय दर और विदेशी मुद्रा के बारे में, जैसे कि अभी आप एक चीज देखिए, डॉलर के मुकाबले एक न्यूज चल रही थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक समय आएगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के पार हो जाएगा, कि $1 बराबर 100 रुपए, ठीक है। तो ये जो विनिमय दर की स्थिति होती है, ये कैसे, यानी कि रुपया गिरता क्यों है डॉलर के मुकाबले, यहां पर इसके पीछे का कारण विनिमय दर क्या होती है, विदेशी मुद्रा क्या होती है, विनिमय दर के प्रकार क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का कम ज्यादा देखिए क्या होता है। न्यूज में आता है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व यहां पर इतना डॉलर घट गया, इतना बढ़ गया, ये समय समय पर न्यूज आती रहती है। तो ये क्यों होता है, घटता बढ़ता क्यों रहता है, हमेशा बढ़ता क्यों नहीं रहता है, ये भी समझेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे कि IMF, विश्व बैंक, WTO, ब्रिक्स, G20 हो गया। फिर जनसंख्या के विस्तार, जनसंख्या का सिद्धांत क्या है, जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या है। यहां पे देखिए आपके जो कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। एक इकोनॉमिक में के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में जनसंख्या का क्या कोई रोल होता है, एक बड़ी देश की जनसंख्या क्या देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमी से जोड़ करके इसको देखेंगे। फिर भारत की जनगणना, इसके बारे में आपको जनगणना सेंसस अलग से पढ़ाया जाएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जनसांख्यिकी लाभांश, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, भारत के लिए अवसर और चुनौतियों के बारे में जानकारी क्या है। फिर इसके बाद आता है समकालीन यानी कि करंट का मुद्दा, जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम, हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास के टॉपिक हो गए। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमी सर्वे और बजट, जब भी आपका जो पेपर रहता है, हम यहाँ पर हर साल वैसे आता है आर्थिक सर्वेक्षण बजट को लेकर के, तो हम जो करंट में अभी आपका आर्थिक सर्वेक्षण बजट आएगा, उसी को हम इसमें डिस्कस करते चलते हैं। और लास्ट में देखिए एक विजन प्रस्तुत किया गया कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो ये विकसित भारत की संकल्पना, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति, ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये पूरा आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको मैंने सारी चीजें जो है बता दी हैं। ये पूरा आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपको ऐप पर यहाँ पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है, अपने पास रखना है। जो बच्चे यहाँ पर अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको हम नेक्स्ट यहाँ पे क्लासेस से इकोनॉमी का जितना भी मैंने आज आपको डिस्कस किया है, बहुत ही आसानी से सरल भाषा में ग्राफिक्स के माध्यम से इन्फोग्राफिक मॉडल के तहत सरल शब्दों में विद एग्जाम्पल आपको समझाते पढ़ाते चलेंगे और परीक्षा को लेकर के आपकी तैयारी को भी पुख्ता करते चलेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर मैं यहाँ पे जाने से पहले आपको बता दूं, बुक अगर आपके पास नहीं है, दो काम आपको करना है। क्या करना है? पहला तो आपके पास सिलेबस यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा ये बुक होनी चाहिए। सिलेबस और बुक को साथ में लेकर के यहाँ पर इन क्लासेस को देखते चलना है। जो भी होमवर्क दिया जाए, जो भी बोला जाएगा, वो आपको घर में करना है, PYQ लगाना है, टेस्टिंग करना है और साथ साथ क्लासेस को रेगुलर रूप से देखते चलना है। और सिलेबस में जो सारे कॉन्सेप्ट है वो भी। परीक्षा के लिए आपको पूरी तैयारी बहुत ही आसान सरल भाषा में, इकोनॉमी आपको देखा जाए तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ साथ करंट से जोड़ करके भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी चीज आपकी अधूरी इस परीक्षा में ना रह जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही बच्चों रखते हैं। आप आई होप यहाँ पर इकोनॉमी का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और नए ट्रेंड के अनुसार आपको ये पढ़ाई जो होगी वो शुरू होने जा रही। तो बस आप सभी मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़िए और ऐप के माध्यम से इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में और पढ़ेंगे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट प्लस करंट की क्लास। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।